नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्रोपीडिया में। आज की कहानी जापान की है। ऐसे तो जापान पुलिस को सबसे हाईटेक माना जाता है। जापान में केस के कन्विक्शन रेट नंबर 1 पर है। मर्डर के 97% केस पुलिस सॉल्व कर देती है। लेकिन इतने अच्छे रिकॉर्ड के बाद भी जापान में एक ऐसा केस है जो वहाँ की पुलिस को हमेशा परेशान करता रहा है। हिरोशिमा नागासाकी में हुए न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान की बाहरी सुरक्षा इंतजाम अमेरिका देखता है। जापान पुलिस तेज तर्रार है। इसी जापान में केस नंबर 114 है जो कभी नहीं सुलझा। ये नाकामी जापान पुलिस की है। इस केस की नाकामी से पुलिस अफसर इतना व्यथित हुआ कि आग लगाकर खुदकुशी कर ली। द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस के नाम से यह केस जाना जाता है। जापान की बहुत बड़ी कंपनी जो कैंडी बनाती थी उसका नाम ग्लाइको था। 18 मार्च 1984 को इस कंपनी के मालिक इजाकी के घर पर रात में 2 नकाबपोश दाखिल होते हैं। उनके हाथ में पिस्तौल और राइफल थी। इजाकी के घर के 2 हिस्से थे। एक में वो पत्नी बच्चों के साथ रहते थे जबकि दूसरे में उनकी मां रहा करती थी। यह 2 नकाबपोश इजाकी के घर में दाखिल होते हैं तो घर में 70 साल की मां दिखाई देती हैं और टेलीफोन के तार से उनको बांध देते हैं। मुंह पर टेप भी लगा देते हैं ताकि वो शोर ना कर सकें। जिसके बाद नकाबपोश दूसरे घर में दाखिल होते हैं। दरवाज़ा खोलते ही सामने इजाकी की पत्नी नजर आती है। दोनों नकाबपोश इजाकी की पत्नी को भी तार से बांधने लगते हैं। तभी वो बोलती है कि तुमको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। नकाबपोश बोलता है कि हमें पैसा नहीं कुछ और चाहिए। इतना बोलने के बाद नकाबपोश इजाकी की पत्नी के मुंह पर टेप और हाथों को टेलीफोन के तार से बांध देते हैं। दोनों इजाकी की तलाश शुरू करते हैं। तभी बाथरूम से उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर वो बाथरूम की तरफ जाते हैं तो बाथटब में इजाकी दोनों बच्चों को नहला रहे थे। इजाकी नग्न अवस्था में थे। दोनों नकाबपोश इजाकी को किडनैप करके कार से ओसाका शहर ले जाते हैं। ये एक वीरान सुनसान इलाका था। दूसरे दिन सुबह होते ही ये खबर पूरे जापान में फैल गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इजाकी की कंपनी में हड़कंप मच गया। इसी दौरान ग्लाइको कंपनी के को ऑनर के पास एक संदेश आता है कि तुम्हारे मालिक हमारे कब्जे में हैं। उनकी जान की हिफाजत चाहते हो तो 21 मार्च तक 1 बिलियन येन और 100 किलो सोना देना होगा। माल नहीं दिया तो इजाकी का कत्ल कर दिया जाएगा। जापान पुलिस तलाश में लगी हुई थी। जापान पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था। 21 की तारीख आ गई, यानी कि जिस दिन उन लोगों ने पैसे की मांग की थी वो भी नजदीक आ गया। लेकिन इसी दौरान इजाकी अपने हाथ पैर खोलकर किडनैपर्स के चंगुल से भाग निकलते हैं और जंगल के रास्तों पर चल पड़ते हैं और अपने घर तक पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। दूसरे दिन इजाकी की तारीफ में खबरें लिखी गईं। लिखा गया कि बिना फिरौती के वो छूट आए। अगले दिन इजाकी के दफ्तर के बाहर खड़ी 6 कारों में आग लग गई। लोग हैरान परेशान थे। 1-2 दिन बाद ही कंपनी में एक कंटेनर आया जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ था। जिसके बाद परेशान हालात में पुलिस ने कड़ियां जोड़ना शुरू की। मार्च का पूरा महीना खत्म हो गया और 8 अप्रैल की तारीख आ गई। पुलिस लाख कोशिशों के बाद इस गैंग का सुराग लगाने में नाकाम थी। जापान पुलिस को एक गुमनाम खत मिला जिसमें लिखा गया था कि जापान के बेवकूफ़ पुलिस वालों के नाम। क्या तुम पागल हो? तुम धरती पर क्या कर रहे हो? अगर तुम प्रोफेशनल हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। मुझे पकड़ना मुश्किल है। मैं कुछ हिंट देता हूँ। मैं इजाकी का रिश्तेदार नहीं हूँ, ना कंपनी में काम करता हूँ, ना उसके खेतों में काम करता हूँ। मैं इनमें से कोई नहीं हूँ। हाँ, जो कार मैंने इस्तेमाल की थी उसका रंग ग्रे है। मैंने खाना डाइके स्टोर से खरीदा था और कोई जानकारी चाहिए तो न्यूज़पेपर वालों से भीख मांगो तो मुझे पकड़ लोगे, और अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम टैक्स चोर हो। इतना ही नहीं, आगे लिखा था कि क्या मैं पुलिस हेडक्वार्टर में जाके तुम्हारे किसी अफसर को किडनैप कर लूं। इस खत में 2 हिंट थे, कार और खाना कहां से लिया था।
पुलिस ने जांच शुरू की, हजारों ग्रे कार ढूंढी गई, हजारों कार और मालिक हिरासत में लिए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, ये खत सभी न्यूज़पेपर में छप गया। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि किडनैपर चाहता क्या है। 1 महीना 2 दिन बाद 10 मई 1984 को दूसरा खत आया, जो एक कंपनी मोरिनागा को भी भेजा गया। खत में लिखा था कि मैंने तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर अलग अलग स्टोर में रखवा दिए हैं। जो भी खाएगा मर जाएगा और उनका जिम्मेदार कंपनी होगी। द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। इसी के साथ एक चिट्ठी पुलिस और ग्लाइको कंपनी को भी भेजी गई, जिसमें लिखा कि कैंडी में जहर मिला है और कई स्टोर में कैंडी पहुंच चुकी है। हाँ, लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि किस कैंडी में जहर है। इसके बाद ग्लाइको ने सभी स्टोर से कैंडी वापस मंगवा ली, प्रोडक्ट हटा लिए गए। कंपनी को 130 मिलियन येन का नुकसान हुआ। कुछ महीने बाद कंपनी की माली हालत खराब होने लगी। एक रोज खत आया, लिखा था कि ग्लाइको शर्मिंदा है, उनका बहुत नुकसान हो चुका है। हमारा मकसद कंपनी को परेशान करना था, अब हम इनको परेशान नहीं करेंगे। धीरे धीरे वक्त बीता और 1 नवंबर को अचानक फिर खत सामने आता है। यह खत मोरिनागा के पास आया। खत में मोरिनागा के प्रेसिडेंट को लिखा कि तुमने हमारी पावर देख ली होगी, बात नहीं मानी तो कंपनी डुबा दूंगा। हमें 200 मिलियन येन चाहिए। द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। खत के बाद कंपनी में हड़कंप मच गया। इसकी जांच भी जापान पुलिस ने शुरू कर दी। फिर एक खत आया कि कैंडी में फ्लेवर लगा दिए हैं, जो भी खाएगा मारा जाएगा। ये जहरीला फ्लेवर 10 डिब्बों में लगाया गया है। हर बॉक्स में खत भी रखा है। जिसके बाद कंपनी ने सभी स्टोर से कैंडी वापस ले ली। पुलिस ने सीसीटीवी देखे तो एक शख्स कैंडी के डिब्बे में कुछ रखता दिख रहा है। ये डिब्बे भी मिल गए, बकायदा उसमें खत भी रखे थे। खत में लिखा था कि ये जहरीला है, इसको खाने से जान चली जाएगी। ये कैंडी लैब में भेजी गई तो कुछ में जहर के तत्व मिले, लेकिन इस गैंग और धमकियां देने वालों का राज नहीं खुल रहा था। पुलिस परेशान थी, चिट्ठियां लगातार आ रही थी। इसी के चलते 1.25 लाख लोगों से पूछताछ की जा चुकी थी। सैकड़ों गैंग से पूछताछ हुई, लेकिन खुलासा नहीं हुआ। तभी एक अफसर सोजी यामामोतो ने जांच से नाखुश होकर एक रोज अगस्त 1985 में खुद को आग लगा ली और उनकी मौत हो गई। सोजी की जब मौत की खबर आई तो एक और खत आया। इस खत में लिखा था कि ये कैसा बेवकूफ़ अफसर था। हमारी संवेदनाएं पुलिस अफसर के परिवार के साथ हैं। अब हम किसी कंपनी को तंग नहीं करेंगे। अगर हमारे नाम पर कोई खत लिखता है तो समझ लिया जाए कि वो फर्जी है। हम बुरे लोग हैं, हमें इस काम में मजा आता है। द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। हैरानी की बात यह है कि अगस्त महीने के बाद ना कोई धमकी आई, ना कोई धमकी भरा खत आया। हाँ, पुलिस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस केस में ना कोई फिरौती दी गई है, ना ही जहर से किसी की मौत हुई। हाँ, ये जरूर था कि इस पूरे केस में पुलिस अफसर को नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें पुलिस अफसर को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इसे आप खुदकुशी कहें या हत्या कहें, लेकिन मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस के खतरनाक चेहरे कभी सामने न आ सके। ये जापान पुलिस की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। केस को 25 साल हो चुके हैं। जापान के कानून के मुताबिक किसी केस में मुलजिम पर 25 साल तक यानी 25 साल के अंदर ही कार्रवाई की जा सकती है। तो क्या मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस कभी जापान पुलिस या दुनिया के सामने नहीं आएंगे? ये सवाल आज भी बना हुआ है। मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस का नाम सुनकर जापान पुलिस आज भी शर्मिंदा होती रहती है। जापान पुलिस के सफ़ेद कागज के इतिहास पर यह एक काले धब्बे के रूप में बना हुआ है। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी ही कहानियाँ आगे भी लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।